समाजजनों ने एकता व भाईचारे का संदेश दिया। शहर भर में 5 किलोमीटर से ज्यादा घूमा जुलूस, शहर भर में हुआ स्वागत। हजरत पैगंबर साहब के जन्मदिन की खुशी में सोमवार को मुस्लिम समाज मशगूल रहा। इस दिन समाज जनों ने ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया। पैगंबर साहब के जन्मदिन की खुशी में झूमते हुए शहर भर में जुलूस के रूप में निकले मुस्लिम समाज जनों ने एकता व भाईचारे का संदेश दिया।
की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा। चंबल नदी में डाउन स्ट्रीम में युवक की लाश मिली। चंबल नदी में रविवार की शाम को कुछ युवकों को लाश दिखाई दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ युवकों की मदद से लाश को नदी से बाहर निकाला और पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। फिलहाल लाश की शिनाख्ती नहीं हो सकी है। चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में स्थित जामफल के खेत के समीप एक युवक की लाश मछली पकड़ने वालों को दिखाई दी। सूचना मिलने पर टीआई अमृतलाल गौरी ने प्रधान आरक्षक दिनेश गुर्जर, आरक्षक विजय मीणा, डायल 100 के लक्ष्मण बैरागी को मौके पर भेजा। नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। युवक ने नीले रंग की शर्ट, लाल रंग की बनियान, काली पैंट पहन रखी थी। फिलहाल युवक की शिनाख्ती नहीं हो सकी है। शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आगे बोले ठीक। बीसीआई कॉलोनी में साधु के साथ मारपीट करने के मामले में पहली बार लक्ष्मण सिंह शेखावत अपने वकील अमित कुमार पांचाल के साथ मीडिया के सामने आए। वकील पांचाल ने बताया कि गुना के जिस साधु द्वारा मारपीट का आरोप लक्ष्मण सिंह पर लगाया गया है वह एक दूसरे को जानते तक नहीं है। साधु को मारपीट करने वाले का नाम का पता कैसे चला? वकील पांचाल ने आरोप लगाया कि आश्रम की भूमि का विवाद चल रहा है, जिसको नया रूप देने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। इस मामले को न्यायालय में चुनौती दे रहे हैं ताकि षड्यंत्रकर्ताओं पर नकेल कसी जा सके। स्टाफ कॉलोनी पर साधु संत के साथ मारपीट के गंभीर आरोप पर आपके ऊपर लगे थे, क्या कहना इस संबंध में आपका? ये जो आप इनकी एफआईआर जो देखेंगे, अगर जो फरियादी ने दर्ज करवाई है, तो अगर एफआईआर का अपन अवलोकन करेंगे तो वो पूरी एफआईआर ही एक कहानी जैसी बनाकर उन्होंने करवाई है और वो कहानी में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है और मात्र इसको तूल लेने के लिए उसके कई कारण हैं जिनके बारे में आगे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो उसके चक्कर में जबरन में इसको मामले को इशू बनाया गया और ऐसा कोई मामला नहीं है। आपका क्या कहना है इस संबंध पर घटनाक्रम को लेकर? हमारा जो ये कहना है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, फरियादी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसने 5/9/2024 की घटना बताई है, शाम को 5 बजे की, और ये बताया है कि बीसीआई के जंगल में उसको 2 व्यक्ति शराब पीते हुए मिले और ये और रंगदारी के पैसे मांगे, नहीं दिए तो फिर उसके साथ मारपीट की, ये की। उसके बाद वो त्यागी महाराज के आश्रम चले गए, रात भर वहाँ रुके और अगले दिन उन्होंने करीब 20 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करवाई। तो प्रथम दृष्टया ही अगर कोई ऐसी घटना हुई होती और त्यागी महाराज के नॉलेज में भी ये चीज़ आती तो तत्काल वो 100 नंबर डायल कर सकते थे या मुकदमा दर्ज करवा सकते थे या पुलिस को आश्रम बुलवा सकते थे। लेकिन ये पूरी एफआईआर जो हुई है ये विचार विमर्श करने के बाद और झूठा फंसाने के लिए और पूरी कहानी एक नई बनाकर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और हमने जिस दिन हमें संडे को पेश किया गया था तो हमने कोर्ट को भी ये बात बताई और कोर्ट ने हमको उसमें जमानत दी है।
नहीं, फरियादी द्वारा जिस प्रकार से कहा गया तो उसमें आपसे उनका क्या संबंध है, जो झूठी रिपोर्ट लिखाई है? झूठी रिपोर्ट जो करवाई है, जहाँ तक हमने अभी इसका हम जांच पे कर रहे हैं और जो तथ्य है वो ढूंढ रहे हैं। बाकी जो झूठी रिपोर्ट करने का कारण त्यागी महाराज ही हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जो एफआईआर दर्ज करवाने आए वो तो किसी को जानता ही नहीं था। वो तो खुद बता रहा है कि मैं मुंगावली का रहने वाला हूँ, और वो तो एफआईआर में ये भी लिख रहा है कि मैं इनको नहीं जानता था। और उसके बाद वो लिख रहा है कि मुझे त्यागी महाराज और फिर लोगों ने बताया कि इनके नाम ये हैं। तो ये तो तय है कि वो हमें नहीं जानता था। तो त्यागी महाराज ने जो नाम बताए उसके आधार पर उसने ये एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई है। और त्यागी महाराज के नाम बताने का कारण ये है कि जो त्यागी महाराज का जो आश्रम के संबंध में जो विवाद चल रहे हैं, उस विवाद का कारण ये है कि वो हमारे परिजनों, हमारे परिवार वालों की है। हमारा जो क्लाइंट है उनके परिवार की ज़मीन है वो। आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कि त्यागी जी महाराज कहाँ से आए, उनका सही नाम क्या है, कौन से गांव के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है। तो उस तरफ को किसी का वो है नहीं। तो उस आश्रम का जो मेन जो विवाद है वो ये आश्रम का ही विवाद, और इसके पीछे त्यागी महाराज के अलावा भी और कोई लोग हैं, वो भी अभी हम जांच कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो साहब ऐसा कुछ लग रहा है कि राजनीतिक लोग इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, इन्वॉल्व हैं जी। हाँ, ये 101% इसमें ये चीज़ें हैं, क्योंकि जो त्यागी महाराज जो हैं उनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है कई, वो तो अक्सर अपने को मिल ही जाती है। अपन जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कई अपने दुश्मन भी होते हैं और कई चाहने वाले भी होते हैं। तो इसलिए वो इसमें ये संभावना भी है कि इसके पीछे वो लोग हैं। अच्छा, आपने एक शब्द बोला कि आगे हम कार्रवाई करेंगे जी, तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे? उनके अगेंस्ट में कहीं कोर्ट में जाएंगे कि क्या? नहीं, कार्रवाई तो कानूनी होगी, जो भी कार्रवाई होगी कानूनी होगी। अगर उनके खिलाफ क्या कुछ मुकदमा दर्ज करने की या एफआईआर दर्ज कराएंगे या पहले कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, उसमें मानहानि का भी करेंगे हम, और दूसरा है हम जो दूसरे सबूत जो इकट्ठे कर रहे हैं उससे हम ये भी पता लगाएंगे, त्यागी महाराज के बारे में भी हम जानकारी निकलवा रहे हैं कि ये सब कैसे क्या हुआ और क्यों हुआ, और ये जो फरियादी है ये किन परिस्थितियों में इसने एफआईआर दर्ज करवाई, इसकी भी हम पूरी जांच कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। घटना के समय आप कहाँ मौजूद थे उस समय? मैं घटना का समय मुझे मालूम ही नहीं घटना कब हुई। जब मुझे मालूम ही नहीं तो घटना कब हुई कब नहीं हुई, जब मैं तो जो घटना का समय बताया जा रहा है उस समय मैं खाचोद नाके के ऊपर था। खाचोद नाके के ऊपर खीर वितरण कर रहा था, क्योंकि उस दिन दूध का कार्यक्रम था। मेरे भाई भतीजे दो सारे यार दोस्त सब वहाँ पे खीर वितरण कर रहे थे। जो हमने अपने जमानत में जो आधार लिए थे कि जो इनकम टैक्स पेई व्यक्ति है, जो इनकम टैक्स दे रहा है, वो एक साधु से शराब पीने के पैसे मांगेगा। और जब पुलिस थाने हम गए तो हमारे पास 32,000 कैश था। तो जो व्यक्ति 32,000 कैश अपनी जेब में रख रहा है वो एक साधु से शराब के पैसे मांगेगा। तो शराब के पैसे मांगने वाली घटनाएं मान लीजिए हो भी गई या कहीं होती भी है, तो क्या एक व्यक्ति जो इनकम टैक्स पेई है वो एक साधु से पैसे मांगेगा? वो एफआईआर में लिख के आ रहा है कि मैं साधु हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और अभी मैंने हाल ही में त्यागी महाराज का एक इंटरव्यू देखा, किसी मीडिया वाले को दिया था उन्होंने, उसमें ये बताया है कि 2,000 रुपये हमने साधु से ले लिए थे। तो एफआईआर में तो साधु ये बोल नहीं रहा है कि हमने उससे 2,000 रुपये लिए थे। त्यागी महाराज जी को ये बात किसने बता दी? तो ये जो उन्होंने वीडियो में बताया त्यागी महाराज ने, उससे ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो एफआईआर की जो भाषा है और जो कहानी बनाई है ये त्यागी महाराज की दिमाग की उपज है। क्योंकि अगर वो उपज उनकी नहीं होती तो उस वीडियो में ये नहीं बोलते कि हमने उससे 2,000 रुपये भी लिए थे। जो व्यक्ति पुलिस को नहीं बोल रहा है अपनी एफआईआर में कि हमने उससे 2,000 रुपये लिए, त्यागी महाराज को ये बात कैसे मालूम पड़ गई? तो अगर साधु महाराज से जो मुंगावली से आए थे उनसे हमने 2,000 रुपये लिए तो वो अपनी एफआईआर में पूरी बात बताते कि हमने 2,000 रुपये भी लिए। तो बाद में एक नया वीडियो आता है तो उसमें त्यागी महाराज बोलते हैं कि हमने उनसे 2,000 रुपये ले लिए थे। जो इनकम टैक्स पे करता है वो उससे साधु महाराज से 2,000 रुपये लेगा। नहीं, घटना के बाद जो आरोपी है उनके परिजन वहाँ से उनसे संपर्क किया था त्यागी जी महाराज जी से और कहा था कि एफआईआर नहीं इसी तरह का कोई इस प्रकार से उनका कहना है। उनका कहना बिल्कुल गलत है। कोई संपर्क नहीं किया गया। वो पूरी ज़मीन हमारे परिवार के व्यक्ति की है। हम वहाँ 10 बार जाते हैं। हम जब हमारी इच्छा हो तब जाएँ, उसका उपयोग हम करते हैं। तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो त्यागी महाराज ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरे से मिलने आए थे और उस केस से मिलने आए थे। तो ये जो बता रहे हैं वो कहानी कि हम उनसे मिलने गए या हमने उन्होंने प्रलोभन दिया, जहाँ एफआईआर के कंटेंट्स ये बता रहे हैं कि वो पूरी एफआईआर एक कहानी है और एक झूठ है।
तो हमें उनसे मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, और कोर्ट में जब मामला चलेगा तो सब दूध का दूध पानी हो जाएगा।